वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। आज हम मिशन राजस्व लेखपाल के तहत टॉपिक गणित का टॉपिक रेखागणित पर चर्चा करेंगे। इसमें है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पे बना वर्ग, यानी इस पे जो वर्ग बनता है वो अन्य दोनों भुजाओं को बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात ये बी सी अगर हम ले लें, ये समकोण हो तो ये कर्ण, लंब और ये आधार। तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी भुजा दी रहती है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको ज्ञात करना है। इस सूत्र में रख देते हैं AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग यानी 64 धन 36 100। AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। इनमें से किसी एक का विलोप कर दिया जाता है और तीसरे को पूछ लिया जाता है। तो उस आधार पे हम इसी फार्मूले से किसी भी भुजा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे तरह के प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। मान लीजिए दो इमारत है, एक इमारत है AB और एक इमारत है CD। सड़क के दोनों किनारे पे है AB और CD। उनके बीच की दूरी यानी सड़क की जो लंबाई है वो 12 मीटर है। एक इमारत की लंबाई 11 मीटर है, दूसरी इमारत की लंबाई है 6 मीटर है। तो हमको ज्ञात करना है कि दोनों सिरों के बीच की, दोनों इमारतों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ये ज्ञात करना है AD। तो हमको पता है इसमें इस तरह के प्रश्न में हम देख लेते हैं कि आधार BC और आधार इसको कोई बिंदु मान लेते हैं E। तो BC और ED बराबर होगा, तो ये 12 मीटर है तो ये भी हमारा 12 मीटर हो जाएगा। AB हमारा 11 मीटर है, जबकि BE बराबर होगा CD। AB बराबर हमारा क्या हुआ 11 मीटर और CD बराबर दिया हुआ हमारा 6 मीटर। BC दिया है 12 मीटर। हम यहां देख रहे हैं कि BC बराबर ED, यहां लिख देते हैं बराबर ED। ये भी 12 मीटर हो गया। अब हमको AE ज्ञात करना है, तो हम देख रहे हैं ध्यान से कि BE और CD बराबर है। ये बराबर होगा BE के, यानी ये इतना BE और CD बराबर है, तो ये हमारा ज्ञात हो गया 6 मीटर आ गया। अगर हमको इतना 6 मीटर ज्ञात हो गया और पूरा हमारा 11 है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 6 बराबर 5। AE भुजा जो हमारी आ गई, AE बराबर 11 माइनस 6 बराबर 5 मीटर। अब हमको त्रिभुज AED में त्रिभुज AED से देखेंगे समकोण त्रिभुज बन रहा है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AE हमको ज्ञात हो चुका है। AE हमारा हो गया 5 मीटर, 5 का वर्ग कर देंगे धन DE या ED हमारा है 12 मीटर। 25
12 बराबर 144, जोड़ देंगे 169 आ जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। AD स्क्वायर बराबर हो गया 169, AD बराबर हो जाएगा √169 बराबर 13 मीटर निकल आए। इस तरह से हमको त्रिभुज चाहिए। कभी कभी दिया था सीढ़ी की लंबाई इतनी दी है तो उनके आधार के बीच की दूरी ज्ञात करनी रहती है, कभी ये ज्ञात करना हो सकता है, या ये इतना दिया हो और ये ज्ञात करना हो। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम और इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं। हम त्रिभुज के बारे में देखते हैं। त्रिभुज के बारे में देखेंगे। यहाँ पे 3 त्रिभुज। पहला एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ABC ये 90 अंश है, इसी समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का मान लीजिए भुजा है A, ये B, ये C। दो चीजें हमको देखनी है इसमें, परिमाप। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो 3 भुजाएं हैं, A + B + C। क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब और गुणे आधार। लंब ले लेंगे, आधार ले लेंगे, यानी 1/2 गुणे A गुणे B, यानी AB/2। इस तरह से हम परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा बराबर होती हैं। यानी ए है, ये भी है और ये भी है। तो सिंपल है, परिमाप बराबर हो जाएगा 3a। यानी ये भुजा गया तो 3 से गुणा करने पर उसका हम परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज है इसका क्षेत्रफल। एक चीज और देख लेते हैं, ये मान लेते हैं ABC, ये सभी भुजाएं बराबर हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश को हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो सभी कोण ये 60 अंश के हो जाएंगे। दूसरी चीज 60 अंश के कोण बनेंगे। अब हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला है √3/4 A स्क्वायर, यानी भुजा सेम है तो √3 भुजा का वर्ग। इस तरह से हम किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। द्वि माने 2, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। इसमें समबाहु यानी सभी भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु माने जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। यानी हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये भुजा मान लीजिए बराबर, छोटा कर देते हैं, मान लेते हैं ये दोनों भुजा बराबर है, यानी A है ये और ये A है, ABC। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 2a और इसको मान लेते हैं B, 2a धन B। परिमाप हो जाएगा, ये दो भुजाओं का मान बराबर है 2a धन तीसरी। क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई ये दी रहती है या कभी कभी ये डी, ये जो मान लीजिए डी है, ये h होता है।
इसको ज्ञात करना रहता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे आधार बी और गुणे ऊंचाई h, यानी 1/2 बी गुणे h। इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे मित्रों समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, चौथा समद्विबाहु भी है और समकोण त्रिभुज, इसी में हम ले लेते हैं ये कोण 90 अंक का है और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा और ये 45। 90 हो गया तो 90 में बच रहा है 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 बचेगा और 90 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 45 हो गया। 45 ये भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये मान लीजिए बी है, तो परिमाप का तो सूत्र वही रहेगा, परिमाप बराबर 2a धन b, ये हो जाएगा इसका परिमाप। क्षेत्रफल हम देखेंगे मित्रों, इसका क्षेत्रफल 1/4 और ये कर्ण का वर्ग, कर्ण b है तो b स्क्वायर, 1/4। एक चीज और हमको ध्यान देना है, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, यानी इसका मध्य बिंदु ये मान लीजिए, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, तीनों को अगर मिला दिया जाए ये, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी ये सभी 60-60 अंश के होंगे, 60 अंश होंगे 60 अंश। इस तरह से आगे और देखते हैं समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमने दे दिया। आगे हम और देखते हैं किसी भी त्रिभुज का समान सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, यानी ए बी सी है, ए बी सी, तो यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, किसी भी त्रिभुज को निकालना हो। तो आगे देखते हैं मित्रों त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर तीनों भुजाएं हमको ज्ञात हैं तो हम आसानी से इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तीनों भुजाओं का योग करके 2 से भाग देंगे, वो हमारा यस आ जाएगा और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम रखेंगे √यस, इसमें पहली भुजा को घटाएंगे, दूसरी भुजा को घटाएंगे और तीसरी भुजा को घटाएंगे, फिर उनका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है कि 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:3, यानी 2 त्रिभुज हैं, अनुपात उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 4:3 है। इसको हम अगर मान लेते हैं 4x, इसको मान लेते हैं 3x। इसी तरह दिया हुआ है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, जो ये ऊंचाइयां हैं ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है इसमें 4, तो हम इसको 4y मान लेते हैं, इसको 3y। तो इस तरह से हम अगर क्षेत्रफल निकालें तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार हो जा रहा है, इसका ज्ञात करना है हमको, आधार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आधार को हम यहां मान लेते हैं a और ऊंचाई हमको पता है 3y,
दूसरे त्रिभुज का निकाल लेंगे हम। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 गुणे आधार, इसका b मान लेते हैं, इसका a, तो ये हो जाएगा b, और इसकी ऊंचाई दी गई है 4y। क्षेत्रफल हमको ज्ञात किया है, तो हम क्या करते हैं, पहले का क्षेत्रफल हमको मालूम है 4, हम इसको इससे भाग दे देते हैं, 4x, और इसका क्षेत्रफल है 3x। यहाँ पहले का हो जाएगा 1/2 गुणे a गुणे 3y, दूसरे का हो जाएगा 1/2 गुणे b और गुणे 4y। यहाँ देखेंगे 1/2 कट जाएगा, y कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, इधर x कट जाएगा, हम केवल इधर a/b रखते हैं, a/b यही हमको ज्ञात करना है। और ये 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 4 में 16, और 3 का गुणा इधर 3 में हो जाएगा, 3 3 का 9। ये हमारा उत्तर इस तरह से त्रिभुज के आधारों में अनुपात होगा जो वो 16:9 आएगा, यानी a/b बराबर 16:9, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आगे हम जो सिलेबस में है आयत वर्ग, उन सब पे भी प्रश्नों को हम देखते हैं। देखते हैं आगे हम आयत। आयत वह होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी ये भुजा के बराबर, और ये भुजा इसके बराबर होती है, और सभी कोण समकोण होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सभी कोण समकोण होते हैं, उन्हें हम आयत कहते हैं। यानी ये a है तो ये b है, तो ये a है तो सामने की भुजा ये भी हो जाएगी, ये b है तो इसके सामने की भुजा ये भी b हो जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सराउंडिंग्स, जितना जो घेरा होगा उसे हम परिमाप कहेंगे। तो परिमाप में सभी भुजाओं का योग होता है, क्योंकि लंबाई 2 है और चौड़ाई 2 है, इसलिए इसको परिमाप हो जाएगा 2, और कोष्ठक में हो जाएगा a धन b, और जो मात्रक होगा वो मात्रक लिखेंगे। दूसरी चीज आती है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ए बी, अगर ए को हम लंबाई मानेंगे और बी को चौड़ाई मानेंगे तो ए बी इसका क्षेत्रफल है। तीसरी चीज इसमें विकर्ण पूछा जा सकता है। कोई आयताकार कमरा है जिसमें उस अधिकतम छड़ की लंबाई ज्ञात करिए जो उसमें आसानी से रखा जा सकता है, तो सबसे लंबी छड़ जो होगी वो उसके विकर्ण के रूप में होगी। तो इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो हम उसका विकर्ण का सूत्र लगा देंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लेंगे, ये विकर्ण है, तो विकर्ण का जो लंबाई होगी वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होगा। इस तरह से 3 चीजें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहली चीज, जैसे एक प्रश्न लेते हैं, माना क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 100 वर्ग मीटर, लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो लंबाई दिया है, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल में क्षेत्रफल बटे लंबाई से भाग दे देंगे, चौड़ाई हमारा ज्ञात हो जाएगा, यानी 100/20 बराबर 5 मीटर। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 चीजों में से 2 चीजें दे देंगे तो हम निकाल लेंगे। दूसरी चीज, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि एक आयताकार मैदान है और इसके चारों तरफ 5 मीटर का एक रास्ता बना हुआ,
इस रास्ते की चौड़ाई है 5 मीटर, ये मिल दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है 15 मीटर। और इस खेत मान लेते हैं, इस खेत के या पार्क के चारों तरफ 5 मीटर चौड़ी है रास्ता है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल हमको पूरे बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और अंदर इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखते हैं, अगर ये 20 है तो 5 इधर बढ़ रहा है और 5 इधर बढ़ रहा है, यानी अब लंबाई जो इसकी हो जा रही है वो हो जा रही है 30, यानी 20 धन 5 धन 5 30 मीटर। इसी तरह से चौड़ाई को हम देखेंगे, चौड़ाई अगर 15 मीटर है तो 5 इधर बढ़ रहा है और 5 इधर बढ़ रहा है, तो यानी चौड़ाई जो हो जाएगी, लंबाई बराबर हो गया 20 धन 5 धन 5 बराबर 30 मीटर। चौड़ाई में हम देखेंगे 5 मीटर की वृद्धि हो जाएगी, 15 धन 5 धन 5 बराबर 25 मीटर। अब रास्ते की जो चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है, ये दूसरा प्रश्न है। यह रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा टोटल चारों तरफ का, तो रास्ते का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो बाह्य क्षेत्रफल, बाहर वाले वर्ग का आयत का क्षेत्रफल, बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल आंतरिक क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं बाहर का क्षेत्रफल कितना हो रहा है। बाहर की लंबाई हो गई 30 और चौड़ाई हो गई 25। अंदर का देखेंगे हम 20 और 15, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 25 3 75 750 माइनस 15 दूनी 30 300 450 वर्ग मीटर। इस तरह से रास्ते का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अगली चीज हम देखते हैं वर्ग। वर्ग भी एक प्रकार का आयत होता है, इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। एक भुजा ज्ञात है तो सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण समकोण होता है। इसका हम परिमाप क्या करेंगे, सभी भुजाएं बराबर हैं, 4 भुजाएं हैं तो परिमाप हो जाएगा 4a या 4 गुणे भुजा। क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल भुजाएं लंबाई और चौड़ाई बराबर है, इसलिए हो जाएगा ये भुजा वर्ग। अगर हम इसके विकर्ण की लंबाई की बात करें, विकर्ण की लंबाई अगर हम देखें तो a² धन a², यानी इस भुजा का ये विकर्ण हो गया हमारा। सबसे बड़ी से बड़ी जो छड़ इसमें रखी जा सकती है वो इसका विकर्ण होगा, और इस भुजा का वर्ग धन इस भुजा का वर्ग दोनों जोड़ के उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। इसमें देखेंगे √2a², ए का वर्गमूल निकल जाएगा तो a√2, ये हो जाएगी उसकी लंबाई। जो भी यूनिट होगी इकाई होगी तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह के हम प्रश्न निकाल सकते हैं। आगे प्रश्नों को देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है या दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते हैं। देखते हैं, एक प्रश्न है, इसमें एक आयत है, इस आयत का परिमाप दिया हुआ है
और क्षेत्रफल दिया हुआ, परिमाप दिया है 76 मीटर। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है, पहले जैसे हमने बताया आयत का परिमाप 2 और ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो हमें भुजा दोनों ज्ञात नहीं है, मान लेते हैं एक बड़ी भुजा जो है ए है और दूसरी भुजा जो है हमारी बी मीटर है, मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर और ये मीटर, यानी 2a धन b बराबर 76 मीटर। इसको हम आगे देखेंगे, 2a धन b बराबर 76, यानी a धन b बराबर हो जाएगा हमारा 76/2 बराबर 38। हमारा पहला फार्मूला बन जाएगा a धन b बराबर 38, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरी चीज हमको ज्ञात है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आयत का जो होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ए बी बराबर 360। दूसरा हमको ज्ञात हो गया ए बी बराबर 360, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम किसी समीकरण से एक का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद उसको में रख देते हैं। इसी में से हम ले लेते हैं, मान लीजिए ए बराबर हो जाएगा 360/b, ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए ए बराबर 360/b हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, यानी ए धन बी बराबर 38। ए का मान हमारा आया है 360/b। हमें छोटी भुजा पूछ रहा है, यानी छोटी भुजा हमारी है बी, हमें बी को ज्ञात करना है, तो ए का हमको विलोप करना है। तो ए का मान हम रख देंगे यहाँ पे 360/b धन बी बराबर 38, तलाशा ले लेंगे हम, तो बी हो जाएगा 360 धन बी स्क्वायर बराबर 38। तो इसे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 360 धन बी स्क्वायर बराबर 38b। सबको एक तरफ हम कर लेंगे और आरोही या अवरोही क्रम में कर लेते हैं मानक रूप में। तो b वर्ग धन ये इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण 38b और धन 360 बराबर 0। अब ये हमारा एक समीकरण बन गया। इस समीकरण का हमको गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड देखिए मित्रों, हम क्या करते हैं, पहली संख्या और इसकी संख्या का हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो 360 का गुणा होगा 360। 360 का हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाली संख्या 38 आनी चाहिए। तो यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं 20 गुणे 18, यानी 18 दूनी 36, 360 हो जा रहा है, गुणा करने भी आ रहा है, और 20 और 18 को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जा रही है। इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं। अब 20 बी और 18 भी यहाँ बीच में रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 300 बी स्क्वायर माइनस 38b धन 360 बराबर 0। हमने गुणनखंड किया, माइनस 20b माइनस 18b धन 360 बराबर 0। अब जोड़ा बन गया, गुणनखंड करने के लिए हमको जोड़ा बनाना है। अब जोड़ा बना के हम जो चीज उभयनिष्ठ होगी, कॉमन होगा दोनों में, उसको निकाल लेंगे। तो इसमें b कॉमन है, उभयनिष्ठ है, b ऋण 20 हो जाएगा, इसमें 18 कॉमन है, ये b ऋण ये
ऋण बाहर हम काम लेंगे तो अंदर की का चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋण का अंदर धन का ऋण हो जाएगा। तो 18 गुनी 36 0। इस तरह से बी ऋण 20 निकाल लेंगे तो बचेगा बी ऋण 18 अंदर बच जाएगा, बी ऋण 18 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं इसमें से छोटी संख्या जो होगी उसको हम लेंगे, बड़ी को छोड़ देंगे, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो b का मान यहाँ आ रहा है b माइनस 20 बराबर 0, तो b बराबर हो जा रहा है 20। यदि हम b माइनस 18 बराबर 0 ले रहे हैं तो b बराबर हमारा हो जा रहा है 18। दोनों में हम देखेंगे b बराबर 18 हमारी उचित संख्या है, तो छोटी भुजा हमारी आ गई 18 मीटर। उत्तर हम लिख देंगे छोटी भुजा बराबर 18 मीटर। इस तरह से बड़ी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं, मान रख देंगे। इसमें छोटी भुजा का b का मान 18 रखेंगे तो 18 को उधर ले जाएंगे, घटाएंगे तो a का मान हमारा आ जाएगा बड़ी भुजा 20 मीटर आ जाएगा। 38 में से 18 घटेगा 20 आ जाएगा। इस तरह से बड़ी भुजा का मान हमको 20 मीटर ज्ञात हो गया। और छोटी इसका चेक भी हम इसको कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। दोनों भुजाओं का योग करके दुगना कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा हमारा 20 और 18 38, 38 का दुगना करेंगे 76, परिमाप आ गया। क्षेत्रफल हम देखेंगे, बड़ी भुजा और छोटी भुजा का गुणनफल होता है, तो 18 का 20 में गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से हम चेक करते हैं तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। आगे देखते हैं, मित्रों समलंब चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज की आयत हमने देख लिया, वर्ग हमने देख लिया। अब हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, सम चतुर्भुज क्या है और बहुभुज क्या होते हैं। पहले देखते हैं समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आकृति इस तरह से होती है, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। एक भुजा ये है, एक भुजा इसको बी मान लेते हैं, तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे का समानांतर है। अब इस तरह का चित्र जो होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजा है यानी समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी को या डी मान ले या एस मान ले, कुछ भी मान लेते हैं। तो समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी बटे 2, इस तरह से हम इसका निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये 10 मीटर है और ये 20 मीटर है और इनके बीच की दूरी है 15 मीटर। हमको निकालना हो कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, तो समानांतर भुजाएं 20 धन 10 है, यानी 10 धन 20 गुणे उनके बीच की दूरी है 15 बटे 2, 20 30, 15 में 45, 425 450 बटे 2 यानी 225 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इस तरह से पूछ सकता है ए बी सी डी ई एफ। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है ए ई डी या बी एफ सी का पूछ सकता है। यदि हमको ये ज्ञात है 10 पूरा हमको 10, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और इधर का एफ सी और डी ई हमको बीच में से हटा देंगे तो 10, वो भी ज्ञात हो जाएगा। ये आयत का भी पूछ सकता है कि ए बी ई एफ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई है 10 और ये है 15, 10 गुणे 15 यानी 150 वर्ग मीटर। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल 225 है और इस आयत का क्षेत्रफल है 150 वर्ग मीटर। अगर कहा जाए कि दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हैं तो हम देखेंगे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने ज्ञात है हमको 225, और इस आयत का क्षेत्रफल 150, ये हो जाएगा 75 वर्ग मीटर। अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक त्रिभुज का 75/2 37.5 वर्ग मीटर ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से हम कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। समलंब चतुर्भुज में से इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनका क्षेत्रफल क्या है, उनके बीच की दूरी क्या है, या बीच वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, या हो सकता है ये वर्ग हो, वर्ग भी जो भी होगा, अगर इसकी ऊंचाई बराबर होगी, ऊंचाई और एक भुजा की लंबाई बराबर होगी तो वो वर्ग होगा, तो उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। अगला हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज होता है जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये विकर्ण इस विकर्ण को बराबर भागों, दो बराबर भागों में बांटता है, और ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है। इनका क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं आधार गुणे ऊंचाई। अगर ये त्रिभुज मान लेते हैं एक, तो आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगी, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमको समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। मान लीजिए ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 10, ये 10 दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 × 5 यानी 50 वर्ग मीटर, आधार गुणे ऊंचाई। दूसरी चीज, यदि उनके विकर्ण की लंबाई दी हो और लंब दूरी दी हो, तो भी हम विकर्ण गुणे विकर्ण की लंब दूरी, विकर्ण दिया हो, ये कोई एक विकर्ण दिया हो, उनकी लंब दूरी दी गई हो, तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। इसी को हम आधार, यही विकर्ण का मतलब यही आधार, एक विकर्ण कोई भी हम ले लें, मान लीजिए ये विकर्ण ले रहे हैं तो ये इसका आधार हो जाएगा, और लंब दूरी ये होता है, और इसको हम क्या कहेंगे ऊंचाई, तो 10 × 5 यानी 50 वर्ग मीटर। अगला है समचतुर्भुज। सम माने समान, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी उनको हम समचतुर्भुज कहेंगे। चित्र देख सकते हैं ए बी सी डी। समचतुर्भुज की विशेषता होती है कि ये उनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम विकर्णों का गुणनफल करके उसका आधा कर देते हैं। यदि दोनों विकर्ण ज्ञात हो, यानी D1 दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया है 10 मीटर और दूसरा विकर्ण दिया हो 20 मीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, विकर्णों का गुणा कर देंगे बटे 2, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, 20 × 200 बटे 2 यानी 100 वर्ग मीटर, या जो भी मात्रक होगा वो उसका लिख लेंगे यूनिट। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। अगला हम देखते हैं बहुभुज। बहुभुज वह आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं, जैसे अष्टभुज, खष्टभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, किसी भी भुजा को ले सकते हैं। तो उनमें 3 चीजें हमको ज्ञात करनी है। मान लीजिए कोई त्रिभुज ले रहे हैं, कोई बहुभुज का मतलब जिसकी भुजाएं 4 से अधिक हो, ये मान लेते हैं पंचभुज ले लिया हमने। अब पहली चीज पूछ रहा है आंतरिक कोण कितना होगा, या दूसरी चीज मान लेते हैं सभी कोणों का योग निकाल लेते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें तो इस पंचभुज में हम 1 2 3, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज हम प्राप्त कर सकते हैं। तीनों त्रिभुजों के, एक त्रिभुज की कोण का योग होता है 180, तो तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग हो जाएगा 180 × 3 बराबर 540, यानी 540 आना चाहिए। अगर हम इस फार्मूले से देखते हैं तो सभी कोणों का योग इसका हो जाएगा 180, पंचभुज है तो n बराबर 5 होगा, यानी n बराबर भुजाओं की संख्या। अष्टभुज है तो 8, खष्टभुज है तो 6,
तो n हो जाएगा हमारा 5 ऋण 2, यही 5 में से 2 घटेगा तो 3, 3 का गुणा 180 में करेंगे तो 18×54 540 अंश। कोणों का योग वैसे भी आ गया, वैसे भी हम देख लेते हैं कोणों का योग कितना होगा। अब आंतरिक कोण की बात कर रहा है, आंतरिक कोण कितना होगा। यहाँ पे हम इस फार्मूले में 180 n मतलब 5 ऋण 2 बटे 5, यहाँ 3 हो जाएगा 18×4 540 बटे 5, 5 एकानवे 5 5 शून्य शून्य 5 अट्ठे 40, 108 अंश, 108 अंश यानी प्रत्येक कोण जो होगा ये 108 अंश का कोण होगा। 1 2 3 4 5 कुल 540 अंश होंगे और 5 कोण बनेगा। अगर इस चित्र में देखें हम त्रिभुज को हटाएंगे, ये हमने जो दिखाया था तो देख रहे हैं हम यहाँ एक त्रिभुज, एक कोण, दो कोण, तीन कोण और 5 कोण, 5 कोण बनते हैं। तो एक कोण 108 अंश का होता है, पांचों कोणों का योग हो जाएगा 540 अंश। अब हम विकर्णों की संख्या ज्ञात करते हैं, ये पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्णों की संख्या में इस फार्मूले को रखेंगे n कोष्ठक में n-3 बटे 2, n भुजाओं की संख्या होती है यानी 5 5 - 3 बटे 2 10 बटे 2 बराबर 5, यानी 5 विकर्ण इसमें है। हम देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, इस तरह से हम देख रहे हैं ध्यान से, हमको 5 विकर्ण प्राप्त हो जा रहे हैं। सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन भुजाओं की संख्या अभी अधिक हो, 20 भुजाएं 30 भुजाएं हैं, तो हमको ये तीनों फार्मूले याद होना चाहिए। 180 n-2 बटे n, आंतरिक एक प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा, आंतरिक कोण या प्रत्येक कोण इसको कहेंगे हम, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 180 n-2 बटे n। सभी कोणों का योग 180 कोष्ठक में n-2 ये करेंगे, और विकर्णों की संख्या को निकालना होगा तो हम n कोष्ठक में n-3 बटे 2 करके हम किसी भी बहुभुज की, इसमें 3 तरह के यही प्रश्न पूछे जाते, इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर लेंगे। आगे हम वृत्त के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। हमारे साथ बने रहिए मित्रों, आगे अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।